ये कहानी है भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ की। एक तरफ एक ताकतवर साम्राज्य का पतन हो रहा था और दूसरी तरफ एक कारोबारी कंपनी सत्ता पर काबिज हो रही थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं एंग्लो मराठा युद्धों की, वो लड़ाइयां जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर दोनों हमेशा के लिए बदल दिए। तो सवाल ये उठता है कि 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, तब भारत में असली ताकत किसके हाथ में थी? असल में इसी एक सवाल में आने वाले एक बड़े तूफान के बीच छिपे हुए थे। उस वक्त मैदान में दो बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ था विशाल मराठा साम्राज्य, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो दिखने में तो एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े थे और वो सही मौके की तलाश में थी। मराठा साम्राज्य ताकतवर तो बहुत था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वो एकजुट नहीं था, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। एक ऐसी दरार जिसका फायदा उठाने के लिए अंग्रेज पूरी तरह से तैयार बैठे थे। देखिए, मराठा साम्राज्य असल में एक संघ या कॉन्फेडरेसी की तरह था। मतलब इसमें कई शक्तिशाली सरदार थे जो छत्रपति यानी राजा के नाम पर अपने अपने इलाकों पर राज करते थे। पर असलियत ये थी कि ये सरदार अक्सर एक दूसरे से ही मुकाबला करते रहते थे। ये थे वो 5 बड़े परिवार जो इस संघ की रीढ़ थे। पुणे के पेशवा प्रधानमंत्री जैसे थे, लेकिन असली ताकत तो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे परिवारों के बीच बटी हुई थी। ये सब अपने आप में किसी राजा से कम नहीं थे, और इनकी आपसी खींचतान ने ही अंग्रेजों के लिए दरवाजा खोल दिया। फिर दो ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने मराठा संघ को बुरी तरह हिला दिया। पहले तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में विनाशकारी हार मिली, और फिर 1772 में एक बहुत ही काबिल पेशवा माधवराव प्रथम की अचानक मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं से एक पावर वैक्यूम बन गया, जिसे भरने के लिए मराठा सरदार आपस में ही लड़ने लगे। और जब घर में ही लड़ाई हो तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। उन्हें मराठों की इस आपसी फूट में अपने विस्तार का एक सुनहरा मौका नजर आया। तो पहले युद्ध की चिंगारी कहां से उठी? देखिए, इसकी जड़ें एक पारिवारिक झगड़े में थी। रघुनाथ राव को पेशवा की गद्दी चाहिए थी, पर असली हकदार तो एक छोटा सा बच्चा था। अब सत्ता के लालच में रघुनाथ राव ने एक बहुत ही खतरनाक दांव खेला। उन्होंने मदद मांगी अंग्रेजों से, और बस सूरत की संधि हो गई। इस एक संधि से उन्होंने सिर्फ अपनी गद्दी का सौदा नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों को मराठा साम्राज्य के अंदरूनी मामलों में दखल देने का खुला न्योता दे दिया। लेकिन मराठे कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। महादजी सिंधिया जैसे जबरदस्त जनरल की अगुवाई में उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। इसे कहते हैं स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। जरा सोचिए, ब्रिटिश सेना आगे बढ़ रही है और उन्हें रास्ते में ना खाने को अनाज मिलता है, ना पीने को पानी, खेत जले हुए हैं, कुओं में जहर है। इस रणनीति ने अंग्रेजों की सप्लाई लाइन ही काट दी और उन्हें फंसा दिया। तो पहले युद्ध का नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, एक तरह का ड्रॉ। सालबाई की संधि ने चीजों को वापस वहीं पहुंचा दिया जहां से वो शुरू हुई थी। लेकिन इससे एक बात साफ हो गई थी कि मराठे अभी भी एक बहुत बड़ी ताकत थे। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस एक ब्रेक था। असल में ये कोई एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये भारत पर कब्जे के लिए एक लंबी खींचतान थी, जो 3 बड़े युद्धों में लड़ी गई। तो पहला युद्ध जो 1775 में शुरू हुआ, वो तो बराबरी पे छूटा। लेकिन करीब 20 साल बाद दूसरा युद्ध एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, और आखिर में 1817 में तीसरा और आखिरी युद्ध लड़ा गया, जिसने मराठा साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। और एक बार फिर दूसरे युद्ध की वजह भी मराठों की आपसी लड़ाई ही बनी। इस बार पेशवा बाजीराव द्वितीय को होलकर परिवार ने हरा दिया। अब हार के डर से पेशवा ने एक ऐसी गलती की जो बहुत भारी पड़ी। वो भागकर अंग्रेजों की शरण में चले गए। अंग्रेज तो इसी मौके की ताक में थे। उन्होंने पेशवा के सामने बसीन की संधि का प्रस्ताव रखा। ये एक सब्सिडियरी अलायंस थी, जो सुनने में तो सुरक्षा का वादा लगती थी, पर असल में ये गुलामी का दस्तावेज था। अंग्रेजों ने कहा, हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन बदले में पेशवा को अपनी जमीन, अपना पैसा और अपनी विदेश नीति सब कुछ अंग्रेजों के हवाले करना पड़ा। सीधे शब्दों में पेशवा ने अपनी आजादी बेच दी। और इस तथाकथित सुरक्षा की कीमत क्या थी? पूरे 26 लाख रुपए की आमदनी वाले इलाके। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। पेशवा ने अपनी आजादी की कीमत चुकाई थी, और वो भी अपनी ही जमीन और अपने ही पैसे से।
जब दूसरे मराठा सरदारों ने यह देखा तो उन्हें खतरे का अंदाजा हो गया। उन्हें समझ आ गया कि यह सिर्फ पेशवा की नहीं बल्कि पूरे मराठा साम्राज्य की संप्रभुता का सवाल है। उन्होंने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजों की संगठित सेना के आगे उनकी एक न चली। दूसरे युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य बस नाम का रह गया था। अब कहानी के आखिरी हिस्से का वक्त था। तीसरा युद्ध, जो मराठा शक्ति के दिए को हमेशा के लिए बुझाने वाला था। आखिरी लड़ाई की कई वजहें थीं। एक तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे अंग्रेज गवर्नर जनरल थे जो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे। फिर उन्होंने पिंडारियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा जो असल में मराठा इलाकों में अपनी सेना घुसाने का एक बहाना था। पर सबसे बड़ी वजह थी मराठों के दिल में सुलग रही अपनी खोई हुई आज़ादी को वापस पाने की आग। ये उनकी आखिरी और हताश कोशिश थी। लेकिन ये कोशिश भी बुरी तरह नाकाम रही। खिरकी हो, सीताबर्दी हो या महिदपुर, एक के बाद एक हर लड़ाई में मराठा सेनाएं हार गईं। पेशवा, भोसले, होलकर सभी बड़े सरदारों को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ मराठा प्रतिरोध की आखिरी चिंगारी भी बुझ गई। हार के बाद अंग्रेजों ने एक एक करके मराठा ताकत की हर निशानी को मिटा दिया। पेशवा को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया, पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया, मराठा संघ को तोड़ दिया गया और ज्यादातर इलाकों को सीधे ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। एक महान साम्राज्य का इस तरह अंत हुआ और नतीजा ये हुआ कि सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बदल गया। 1818 आते आते हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का राज हो गया था। जो मराठा साम्राज्य कभी पूरे उपमहाद्वीप पर छाया हुआ था, वो अब सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा बन चुका था। और इस पूरी कहानी का सार यही है, मराठों की हार का मतलब था भारत में ब्रिटिश राज के रास्ते की आखिरी और सबसे बड़ी रुकावट का हट जाना। इसके बाद अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई बड़ी भारतीय शक्ति नहीं बची थी। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर वो पांचों मराठा परिवार अपनी आपसी रंजिशों को भुलाकर एक साथ खड़े होते तो क्या नतीजा कुछ और होता? क्या भारत का इतिहास अलग लिखा जाता? शायद इस सवाल का जवाब ही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जब घर में फूट पड़ती है तो बाहर वालों को कब्जा करने का मौका मिल ही जाता।